अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ सामने तब आया जब यहां पर अल्ताफ बुखारी की सरबराही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद सामने आया। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अल्ताफ बुखारी की, जो कल तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम हिस्से थे और बाद में इन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। इस वक्त हम मौजूद है सरहदी कस्बा उड़ी में और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक बलोच साहब, जो कल तक कांग्रेस से वाबस्ता थे और आज कांग्रेस से किनारा कशी करके इन्होंने भी अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रफ़ीक बलोच साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। थैंक यू, शुक्रिया। बसते आप चेयरमैन हैं उड़ी के। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या वजूहात रहे आपने कांग्रेस से किनारा कशी की और अपनी पार्टी में शमूलियत की? क्या कांग्रेस में डेवलपमेंट नहीं होती थी जब आप कांग्रेस में थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का चेयरमैन नहीं था, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था। मैं चेयरमैन उड़ी ब्लॉक के पंचायत का था और सरपंच और पंच हजरात जो मेरे थे वो रफ़ीक बलोच को अच्छी तरह जानते थे। उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की, आज भी मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया माशाल्लाह। और उनकी उम्मीदों पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं खरा उतरूं। मैं अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए, जहां तक उड़ी ब्लॉक का तल्लुक है, वहां पे बिजली, पानी, रोड और जो मेरा काम है वो मैं किस तरह कर सकूं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। रह गया कांग्रेस का तल्लुक, कांग्रेस में मैं एज ए वोटर था, एज ए लीडर। मैं कांग्रेस में कोई बड़ा नहीं था, वहाँ पे मैं एज ए हमेशा वोटर रहा। मेरे पास कांग्रेस की कोई आइडेंटिफिकेशन ऐसी नहीं थी, मैं हल्का प्रेसिडेंट या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट या कोई सेक्रेटरी था। ताज साहब मेरे बुजुर्ग थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला, अच्छी तरह मैं उनके साथ चला। उड़ी की डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है कि ताज साहब ने भी उड़ी के अंदर बिजली, पानी, रोड और जहाँ तक उससे हो सका 12 साल की मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। इवन कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 30 साल में जो शफी साहब ने भी अपने दौर में किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब उड़ी को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। और वो मुझे नज़र आया कि अल्ताफ बुखारी साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के पटारन बने हुए हैं और माशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उड़ी वाले ये ख्वाब देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती आ रही है कि अल्ताफ बुखारी जो हैं वो यहाँ उड़ी और बजामा के रहने वाले हमारी उड़ी के हैं। अगर हमारी उड़ी का आदमी पूरी रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हो और उसकी अपनी पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि हमारी बदकिस्मती होगी कि हम उसका साथ ना दें। सबसे पहला जज्बात हमारा ये है कि अब उड़ी वालों को एक एमएलए बनाने की या एक मिनिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं। अब उड़ी वाले चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत करे वो उड़ी का हो और हमारा यहाँ का रहने वाला और चीफ मिनिस्टर हो। वो अल्ताफ बुखारी साहब थे और हैं माशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में सारी उड़ी अल्ताफ बुखारी का साथ देगी, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर देगी, क्योंकि अल्ताफ बुखारी एक ऐसे आदमी कि जिसको कोई लालच नहीं है, पैसे की लालच नहीं है, घटाले करने की लालच नहीं है। तो मुझे उनका ये आदेश भी है कि भाई उड़ी के अंदर हम सियासत करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। उड़ी के अंदर जहाँ तक आप उड़ी की सियासत में जाएंगे तो उड़ी के लोगों ने बहुत धोखा खाया हुआ है। भले लोगों के साथ अच्छा भी हुआ लेकिन धोखा भी बहुत खाया। लेकिन क्या रफ़ीक साहब, आप ये मानते हैं कि जब तक आप कांग्रेस से वाबस्ता थे, जब तक आप ताज मुहिद्दीन के शाना बशाना चल रहे थे, तब आपको नहीं लगा कि उड़ी के लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है? आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखो, जहाँ तक ताज साहब का तल्लुक है, ताज साहब ने, मैंने पहले ही बोला कि डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे किए, लेकिन यहाँ की बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उस वक्त हमारे पास यहाँ उड़ी के लोगों के पास 3 ऑप्शन थे। या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कहते थे कि शफी साहब के ख़ानदान के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। या तो ताज साहब था, सोचते थे कि ताज साहब के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तीसरा राजा एजाज साहब आ गया था, बोलते थे कि बस ये 3 ही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। रफ़ीक बलोच का इलेक्शन लड़ने का मतलब ये नहीं था कि मैं डीडीसी कौंसिल में कामयाब हो जाऊँ। मेरा ये मकसद था कि मैं उड़ी की नौजवानों को, उड़ी के गरीबों को एक रास्ता दूँ कि राजा एजाज साहब, ताज साहब और शफी साहब के ख़ानदान के बगैर उड़ी का कोई भी नौजवान इलेक्शन में आ सकता है और लोग उसकी सपोर्ट करेंगे। एक नया रास्ता खोलना चाहता था, वो रफ़ीक बलोच ने खोला और वो मुझे अल्ताफ बुखारी साहब की सपोर्ट के साथ मिला माशाल्लाह। अब मैं आपको ये कह रहा था कि उड़ी के लोगों को धोखा क्या लगा जब उड़ी में NHPC पावर प्रोजेक्ट बना फर्स्ट, तो हमारे साथ उड़ी के लोगों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि उड़ी के 5 किलोमीटर एरिया को पावर फ्री दिया जाएगा। आज तक 25-30 साल हो गए, यहाँ पर शफी साहब भी मिनिस्टर रहा, ताज साहब भी पावरफुल मिनिस्टर रहा, तो PDP की हुकूमत भी रही, कांग्रेस की भी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, लोग वहाँ के वहाँ ही, कोई पावर 5 किलोमीटर को फ्री नहीं हुआ। उड़ी सेकंड बना जिसमें हमारे वहाँ उसके में भी एक एग्रीमेंट हुआ कि 5 किलोमीटर एरिया को पावर फ्री दिया जाएगा, नहीं मिला। और
बोला कि हम यहाँ की 4th क्लास जो मुलाजिम हो गए यहाँ के लोकल नौजवानों को नौकरी लगाएंगे। नहीं लगाए, ना उड़ी फर्स्ट में लगाए, ना उड़ी सेकंड में लगाए। और एक ऐसा स्कैंडल बना के रखा हुआ है, कुछ लोग जो उन्होंने ठेकेदार बना के रखे हुए हैं। किसकी बात करें, ताज साहब की बात करें? नहीं, ताज साहब की नहीं, मैं ओवरऑल सबसे ऐसी लोगों की, सब लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ठेकेदार बना के रखे, उन्होंने कुछ डेली वेज नहीं बल्कि वो लेबर लगाते हैं। अगर वो 18,000 लेबर का लेते हैं तो उनको 9,000 देते हैं। तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। मैंने अल्ताफ बुखारी साहब से बात की, अपनी पार्टी बादाबंद है कि अगले 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उड़ी के लोगों को 5 किलोमीटर एरिया को पावर फ्री हो। क्योंकि जनाब आपको नहीं पता है, मेरे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत आई, सबसे ज़्यादा मुझे जो लोगों की डिमांड हुई वो इसी बात पे हुई कि मेरे कोई बोलता है मेरे पावर की बिल 80,000 है, कोई बोलता है मेरी 60,000 है, कोई बोलता है मेरी 40,000 है। जनाब ये कैसे माफ़ होगी? अब मेरे पास तो ऐसा कोई रिसोर्स था नहीं कि मैं गवर्नमेंट की बिल माफ़ कर सकूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी ब्लॉक कौंसिल जो मेरी है, उड़ी की सरपंच हजरात हैं, चाहे उसमें हनीफ साहब हैं, उसमें शबीर साहब हैं, हमारे नए, हम इनको वेलकम करते हैं, हमारे रामगी से नए सरपंच साहब बन के आए हुए हैं, जावेद साहब। इसके साथ ये हमारे कदीर साहब जितने भी हैं, हमारी कौंसिल की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम दिल्ली के साथ लड़ाई करके, हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब के साथ लड़ाई करके उड़ी के लोगों को 5 किलोमीटर एरिया को NHPC से पावर फ्री दिलवाएं। तब जाके हम एज ए नौजवान हम अपनी सियासत में भी कामयाब होंगे, हम अपने मकसद में भी कामयाब होंगे जब हम उड़ी के लोगों को NHPC से पावर फ्री दिलवाएंगे। क्योंकि वो एक इतनी बड़ी गार के अंदर इतने बड़े मतलब शेर के मुंह से कोई चीज़ छीन के लानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी रफ़ीक बलोच एज ए BDC चेयरमैन वादा करता है कि वो 5 किलोमीटर एरिया को पावर फ्री दिलवाऊंगा, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने जाके मुझे किसानों की तरह आंदोलन क्यों ना करना पड़े, भूखा क्यों ना रहना पड़े। उड़ी के लोगों को 6 महीने के अंदर, साल के अंदर ये खुशखबरी जरूर मिलेगी। बिल्कुल, हम भी मानते हैं रफ़ीक बलोच जो है वो ग्रास रूट लेवल पर काम कर चुके हैं, ये हर एक का मानना है। लेकिन क्या वजूहात रहे, आपने DDC इंतखाबात में हिस्सा लिया, लोगों ने आप पर उम्मीद नहीं जाहिर की बल्कि फिर एक बार ताज मोहिद्दीन को जिताया, क्या वजूहात लग रहे हैं, कहाँ पे आपकी नाकामी आपको लग? देखिए, जहाँ तक DDC इलेक्शन का तल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उड़ी के नौजवानों को, खास तौर पे उड़ी के सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 20 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के नाम पर भले को, अपनी पार्टी के नाम पर रफ़ीक बलोच को 3,000 वोट दिए। मुझे लगता है मेरे जैसे बच्चे की और मेरी टीम की, मेरे साथ सारे नौजवान थे, वो उड़ी के लोग उस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि 20 दिन के अंदर मैंने 3,000 वोट लिए और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर मैं 30,000 भी ले सकता हूँ। ये मेरी अपने लोगों की तरफ से और नौजवानों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है उड़ी के लोगों पे कि शायद मैं उनको समझाने में नाकाम हुआ, लेकिन 3,000 वोट उड़ी के इतिहास में, मैंने पहले आपको जो अर्ज़ किया कि उड़ी के इतिहास में 3 चीज़ें थी, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शफी साहब का खानदान, या तो कांग्रेस ताज साहब का खानदान, अभी राजा एजाज साहब आ गया था। उड़ी के इतिहास में 3 चीज़ें थी कि इन 3 खानदानों के बाहर कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। ये उड़ी के लोगों का एक कंसेप्ट था। रफ़ीक बलोच ने उस चीज़ को चेंज करना था कि ताज साहब, शफी साहब और राजा एजाज के बगैर उड़ी का कोई भी नौजवान आगे आ सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। मुझे वो नौजवानों को एक रास्ता दिखाना था जो मैंने दिखाया। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि उड़ी के अंदर कम से कम 40 से 50 लोग असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, गरीब घरानों से खड़े होकर लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी खानदान से होगा वो लड़ेगा। मैंने एक रास्ता देना था, वो मैंने दिया। अपनी पार्टी बांधे, अपनी पार्टी काम कर रही है माशाल्लाह, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और अच्छी तरह हमने अपनी पार्टी में 9 महीने का एक बच्चा था, अपनी पार्टी 9 महीने के बच्चे ने मजबूर कर दिया पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की 70 साल की जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने के लिए कि अपनी पार्टी से कैसे बचा जाए। लेकिन मैं वादा करता हूँ उड़ी के लोगों को कुछ नया चाहिए, उड़ी के लोग कुछ नया चाहते हैं। पुरानी चीज़ों से उड़ी के नौजवान तंग आ चुके हैं। इनकी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, इनकी बेरोज़गारी की बात होनी चाहिए, इनकी ग्रास रूट लेवल की बात होनी चाहिए कि भाई एक थाजर के आदमी को क्या चाहिए, एक गरकोट के आदमी को क्या चाहिए, नामला के आदमी को क्या चाहिए। तो अब लोग ऐसे नेता चुनेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, जो गरीब की भावना को समझते होंगे और जो दर्द को समझते होंगे और जो खुद गरीब रहे होंगे, जिन्हें गुर्बत का एहसास होगा। और माशाल्लाह वो जो उड़ी के लोग ने फैसला किया, ये भी हमारी सार आंखों पे, आने वाले दिनों में भी जो फैसला करेंगे वो भी हमारी सार आंखों पे। अपनी पार्टी आने वाले दिनों में पार्टी स्ट्रक्चर बना रही है, हल्का प्रेसिडेंट बना रही है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बना रही है, पूरी टीम बना रही है और मैं सबसे ज़्यादा नौजवानों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा हूँ और माशाल्लाह वो मेरे साथ पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो हम काम करेंगे आगे। बिल्कुल बलोच साहब, अपनी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के हवाले से लोगों में ये भी तजब्जुब है कि अपनी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये भी कहा जा रहा है और आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अगर हम तेज़ रफ्तार इंटरनेट की बात करें तो तेज़ रफ्तार इंटरनेट भी बहाल नहीं कर पाई अपनी पार्टी। तो इतने बड़े दावे और बीजेपी का टैग लग के आपको क्या लग रहा है? देखिए,
अगर वो अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं तो सबसे पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि वाजपेयी की हुकूमत में वो बीजेपी की ए टीम में थे। उसके बाद में महबूबा मुफ्ती से गुजारिश करूंगा कि वो पिछले 2 साल से पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर थी, सरकार बनी थी, तो वो बीजेपी की ए टीम में थे। रह गई कांग्रेस की बात। सेंटर के अंदर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को जब तक आज़ादी ना मिले तब तक हमें दिल्ली का रुख करना है। तब तक हमें सेंटर से फंड्स लाने हैं, अपने लोगों की डेवलपमेंट करनी है। हम कश्मीर का नौजवान और कश्मीर का लोग और ख़ासतौर पर उड़ी का नौजवान अब खोखले नारों में आके जज्बात की सियासत खेल के अपने आप को बर्बाद करना नहीं चाहता है। यहाँ के नौजवानों को डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ के नौजवानों की बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, यहाँ पे बिजली, पानी और रोड हमें अपना निज़ाम ठीक करना है। हमारे लोगों की सेहत कैसी अच्छी हो वो हमें ठीक करनी है। वो पैसा तो हमें सेंटर से लाना है, वो तो हमारे सेंटर के साथ रब्ता करना है। श्रीनगर में किसी के पास तो है नहीं, कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है, पीडीपी का भी अपना निज़ाम ख़त्म हो चुका है, नेशनल कांफ्रेंस भी ऐसे ही वो बिल्ली के बच्चे की तरह फड़फड़ा रही है। तो अपनी पार्टी का जो मकसद और मुद्दा है, अपनी पार्टी का मकसद और मुद्दा झूठ बोलना नहीं है, कभी निमक हाथ में लेके लोगों को बहलाना कि हम मुजफ्फराबाद ले जाएंगे, कभी वो हरे वाला झंडा लेके लोगों को कल तक हरे वाला झंडे के सरबराह, मेरे ख्याल से आपके जो सरबराह है आज, वो भी अपनी पार्टी के थे, वो भी अपनी पार्टी के हैं। कल तक वो पीडीपी के साथ थे, तब भी वो हरी झंडी दिखाते थे, और आज कैसे बोल रहे हैं? देखिए, शायद अल्ताफ बुखारी की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक है, वो पिछली बार 2014 के इलेक्शन में सियासत में आए। वो एक बिजनेसमैन थे, वो सियासी ढोंसलों को जानते नहीं थे अच्छी तरह। जब उस इंसान ने बीच में रह के देखा कि ये लोगों को धोखा देते हैं, ये कभी हरे वाला झंडा कभी नीले वाला झंडा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो अल्ताफ बुखारी ने चाहा कि मैं क्यों ना अपनी पार्टी बनाऊं, मैं क्यों ना सच्चाई की सियासत करूं। तो अल्ताफ बुखारी अब मतलब पार्टी के अंदर एक नए सियासतदान थे। जब वो बीच में गए, लोगों को धोखा देते हुए इन सियासतदानों को देखा, तो उसने अपनी पार्टी बना ली कि मैं लोगों को सच्चाई के साथ बात करूँगा और अपनी पार्टी जो है ये लोगों को सच बताएगी, जज्बात की सियासत में नहीं लाएगी। ये हमारा वादा है, हमारे कायद का वादा है और ग्रास रूट लेवल के छोटे से छोटे वर्कर का वादा है। हम सच्चाई की सियासत करेंगे और लोगों को सच्चाई की सियासत पर आगे ले जाएंगे। 370 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पार्टी क्या कर रही है? आए रोज़ बातें उठ रही है, अपनी पार्टी इस हवाले से क्या करने जा रही है? अगर कल को अपनी पार्टी को एक अच्छा मैंडेट मिलता है, आने वाले इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो या और भी इंतखाबात हो, तो अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा 370 के दिफा के हवाले से? देखिए, जहाँ तक 370 के दिफा की बात है, वो तो ऊपर लेवल की सियासत को पता होगा, लेकिन एक चीज़ का वादा रफ़ीक बलोच भी ज़रूर कर सकता है कि रियासत जम्मू कश्मीर को 371 ज़रूर मिलेगा, 371 ज़रूर मिलेगा और अपनी पार्टी दिलवाएगी। रियासत का जो स्टेट हुड है वो हम जल्दी से जल्दी वापस करवाएंगे, ये अपनी पार्टी का वादा है। लेकिन 371 जम्मू कश्मीर में ज़रूर मिलेगा ताकि हमारी ज़मीनों का डिफेंस हो सके, ताकि हमारी ज़मीनें बाहर वाले लोग ना ले सके। 371 ज़रूर मिलेगा, 370 की बात मैं नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक बलोच साहब बात करने के लिए। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे रफ़ीक बलोच और इनके आसपास आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जमा हुए हैं जो रफ़ीक बलोच का सपोर्ट करते हैं। एक हिसाब से उड़ी में ये नई सियासत को जन्म दे रहे हैं, नई सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि उड़ी में तरक्की हो, तामीर और तरक्की हो और एक चेंज हो और एक बदलाव हो। बारामूला से आबिद खान के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।